कायरा, परी और अनुराग अपनी अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहे थे। अनुराग ने पीछे से हमला कर दिया, परी ने सामने से और कायरा ने छत से। जैसे ही कायरा छत पर पहुंची, उसने देखा वहां पर लगभग 6 से 7 लोग मौजूद थे। कायरा की बंदूक में सिलेंसर लगे होने के कारण आवाज नहीं आई और उसने एक एक करके सबको शूट कर दिया। फिर वह धीरे धीरे दरवाजा खोल के नीचे की तरफ जाने लगी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, इसलिए कायरा को ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। वही अनुराग और उसकी टीम ने भी उस खंडवा जैसे घर के पीछे मौजूद जितने लोग पहरा दे रहे थे, उन सबको मारकर अंदर आ गए। परी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसने अपनी गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। उसे यह देखकर थोड़ा अजीब लगा कि सामने की तरफ ज्यादा लोग नहीं थे। वह मन में बोली, कहीं इन लोगों को हमारे आने के बारे में पता तो नहीं चल गया और इन्होंने हमारे लिए कोई जाल बिछा के रखा हो। वही घर के अंदर अपने बॉस के कहे मुताबिक पिंटू, विश्व और राजू ने घर में बम फिट कर दिया और सीक्रेट डोर से बाहर निकलने लगे। इससे पहले वह निकल पाते, कायरा वहां पर पहुंच गई और उसने राजू के पैर पर सूट कर दिया। आह, दर्द से तड़पते हुए राजू जमीन पर गिर गया। वह अपने साथियों से कराहते हुए बोला, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं इन लोगों को यही रोकता हूँ। पिंटू और विश्व ने उसकी एक नहीं सुनी। उन दोनों ने मिलकर राजू को सहारा दिया और बाहर निकलने लगे। कायरा उनसे काफी दूर थी और अंधेरा होने के कारण उसे ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था सिवाय 3 परछाई के। वह भी उनके पीछे जाने लगी। अनुराग और उसकी टीम ने वहां मौजूद सभी लोगों को खत्म कर दिया। परी भी अब तक अंदर पहुंच चुकी थी। उसने देखा अनुराग एक सीक्रेट दरवाजे की तरफ जा रहा, वह भी उसके पीछे पीछे चली गई। कुछ वक्त बाद जैसे ही सभी लोग उस सीक्रेट दरवाजे से बाहर निकले, बुम, एक जोरदार धमाका हुआ और वह खंडहर जैसा देखने वाला घर जलकर राख हो गया। धमाका इतनी तेज था कि परी के साथ साथ अनुराग और उसकी टीम जमीन पर गिर गए। कायरा और वो किडनैपर्स काफी आगे निकल गए थे। इस धमाके को देख अनुराग अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, अच्छा हुआ हम निकल आए, वरना अंतिम संस्कार के लिए तो हमारी हड्डियां भी न मिलती। परी जो धमाके के कारण जमीन पर गिर गई थी, वह अपने हाथ से बह रहे खून को रोकते हुए बोली, हम यहाँ मरते मरते बचे हैं और तुम्हें अंतिम संस्कार की पड़ी है। इतना कहकर उसने एक जोरदार लात अनुराग को मारी। वही उन दोनों को लड़ता देख उनकी टीम का एक मेंबर परेशान होकर बोला, सर मैडम प्लीज चलिए, कायरा मैम उनके पीछे गई है और आप लोग लड़ रहे, अगर मैम को कुछ हो गया तो। परी जो लड़ रही थी वह चौंकते हुए बोली, क्या कायरा उनके पीछे गई? कमीनों जल्दी चलो। परी के ये कहते ही सब भागते हुए उस दिशा में चले गए जहां से कायरा गई थी। वही दूसरी तरफ मानव अपने तरी रूम में चेयर पर बैठा अपने एक हाथ से पेन घुमा रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वह पेन को घुमाते हुए जिम्मी से बोला, मिस्टर मित्तल की मौत की खबर बाहर नहीं आनी चाहिए जब तक कि मिस्टर अंगद के साथी बाहर नहीं आ जाते। वो पक्का उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे और हाँ, मुझे उनकी पल पल की खबर चाहिए। जिम्मी जो थोड़ा परेशान लग रहा था, वह अपना सर झुकाकर बोला, यस बॉस, मैं काफी वक्त से मिस्टर राजवंश पर नजर रख रहा था, मुझे काफी कुछ पता चला है उनके बारे में। उसकी बात सुनकर मानव जो पेन घुमा रहा था वह अचानक रुक गया। उसने अपनी गर्दन घुमाकर जिम्मी को देखा तो जिम्मी आगे बोला, बॉस आप सही कह रहे हैं, मिस्टर राजवंश अपने साथी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो मानव अपनी आंखें छोटी करके बोला, पर क्या जिम्मी को समझ नहीं आ रहा वो कैसे बताएं? पर बताना तो था ही। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और एक सांस में ही बोल डाला, बॉस उनके साथ कोई और नहीं, कुणाल की डैड है, यानी आपके फूफा जी। उसकी बात सुनकर मानव एकदम से उसे देखने लगा और हैरान होकर बोला, क्या फूफा जी? इतना कहकर उसने कसके अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सर को धीरे धीरे मसलने लगा। मानव अचानक ही बोला, क्या कुणाल को इस बारे में पता है? जिम्मी अपने होठों को अपने दांतों से दबाते हुए बोला, शायद नहीं। मानव उसे अपनी लाला को देखते हुए बोला, उसे पता चलना भी नहीं चाहिए। और हाँ, कायरा और परी इस वक्त एक मिशन पर है, हो सकता है उन्हें मदद की जरूरत पड़े। अपने कुछ गार्ड्स सीक्रेटली उनके पास भेज दो, उनसे कह देना उन दोनों लड़कियों को कुछ होना नहीं चाहिए। इतना कहकर मानव अपनी जगह से खड़ा हो गया और बाहर जाते हुए सर्द आवाज में बोला, मुझे आज रात तक मिस्टर राजवंश के दूसरे साथी की मौत चाहिए। इतना कहकर मानव चला गया। जिम्मी थोड़ा हैरान था क्योंकि भले ही वह इंसान मिस्टर राजवंश का साथी था, पर उसके साथ साथ वह मानव के फूफा जी भी थे जिन्हें मारने की बात मानव कर रहा था। जिम्मी ने किसी को फोन करके सीरियस वॉइस में कहा, उनके बारे में पता करो, आज रात तक उनका अंतिम संस्कार भी करना है। इतना कहकर फोन कट करके वो भी स्टडी रूम से निकाला गया। वही दूसरी तरफ वीर इस वक्त जयपुर में था। मिस्टर मित्तल को मारने के बाद वह प्राइवेट जेट से डायरेक्ट जयपुर आ गया क्योंकि उसे खबर मिली थी कि कुणाल के डैड यहाँ पर है।
वीर ने जयपुर पहुंचते ही बिना टाइम वेस्ट किए कुणाल के डैड को ढूंढ निकाला, जो जयपुर के ही जाने-माने बिजनेसमैन के घर में माली का काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी पहचान अच्छे से छुपाई थी, पर फिर भी वीर ने उन्हें ढूंढ लिया। वीर ने कुणाल के डैड को किडनैप किया और उन्हें मुंबई वापस ले आया। वीर इस वक्त अपने घर के ही एक रूम में बैठा था और कुणाल के डैड उसके सामने बैठे थे। कुणाल के डैड ने इस वक्त मास्क पहना हुआ था। वो लगातार वीर को घूर रहे थे। वीर उन्हें देखकर हंसते हुए बोला, क्यों बेबुरा, तुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुझे ढूंढ लिया? कुणाल के डैड घमंड से बोले, तुमने मुझे पकड़कर सही नहीं किया। देखना कुणाल तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करता है। वह मुझे बचा लेगा। वीर डेविल स्माइल करके बोला, रियली? जिस बच्चे को अपने बचपन में छोड़ दिया था, भला वो आपकी मदद क्यों करेगा? सोचिए, अगर उसे यह पता चल जाए कि आपने उसकी प्यारी सासू माँ को मार डाला है, तो वह आपके साथ क्या करेगा? वैसे ये सब छोड़िए, यह बताइए आपका असली नाम क्या है? ना तो आपकी शक्ल के दर्शन हो रहे हैं, ना आपके नाम के। कुणाल के डैड मास्क के पीछे से ही घमंड से मुस्कुराए। वो बड़े एटीट्यूड से बोले, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे ढूंढ लिया तो कुछ भी कर लोगे? देखना बहुत जल्द मेरे साथी मुझे छुड़ा लेंगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मैं क्या चीज हूँ। इतना कहते कहते वो रुक गए, फिर अचानक ही ठहाका मारकर हंसने लगे। उनकी हंसी से इरिटेट होकर वीर ने एक जोरदार तमाचा उनको जोड़ दिया। कुणाल के डैड अचानक खांसने लगे और सीरियस होकर बोले, मुझ पर ध्यान देने से अच्छा है अपने लोगों पर ध्यान दो, क्या पता अगले ही पल किसी की मौत की खबर आ जाए। कहकर वो फिर से खांसने लगे। वीर ने गुस्से में उन्हें खूब पीटा और उनके हाथ पैर जंजीर से बांधकर अपने आदमियों को उन पर नजर रखने को बोलकर वो बाहर निकल गया। वीर कुणाल के डैडी की कहीं एक ही बात के बारे में सोच रहा था, कोई मरने वाला है। वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने मानव को कॉल किया और उसे सब बता दिया। दूसरी तरफ मानव अपने रूम में सोफे पर बैठा अपना सर मसल रहा था। कॉल कट करते ही वो एक्सप्रेशन लेस चेहरे से लिटिल अवनी को घूरने लगा, जो जमीन पर रेंगते हुए चल रही थी। वो रेंगते रेंगते बेड की तरफ जा रही थी। मनावर सोफे से खड़ा हुआ और अपने हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा होकर बोला, क्या मैं जान सकता हूँ यह कौन सा करतब आप दिखा रही हो? लिटिल अवनी मानव को देखकर हड़बड़ा गई, फिर दांत दिखाकर बोली, हब्बी, हाथ पैर दुख रहे, चलने का मन नहीं कर रहा, देखो ना बेबी थक गई है। मानव उसे देखकर मन में बोला, आखिर ये पूरा दिन करती क्या है जो थक जाती है? इसके सारे काम तो मैं करता हूँ, क्या ये सोते सोते ही थक जाती है? इतना कहकर उसने लिटिल अवनी को गोद में उठाया और बेड पर बैठा दिए। मानव उसे देखते हुए स्ट्रिक्ट वॉइस में बोला, घर से बाहर मत निकालना, मैंने घर की सिक्योरिटी 2 गुना बढ़ा दी है, कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना, ना किसी को निकलने देना। ओके, इतना कहकर वो बाहर चला गया। मानव के बाहर जाते ही लिटिल अवनी जो मुस्कुरा रही थी, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने किसी को कॉल किया और पूछा, तुम सब कहाँ हो इस वक्त? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? दूसरी तरफ से कुणाल की दर्द भरी आवाज आई, हम पता करने गए थे, पर तुम्हारे उस जोरू के गुलाम ने हम सबको किडनैप कर लिया और यही सिंह मेशन के रूम में बंद करवा दिया। उसने सबसे कहा है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। लिटिल अवनी कुछ सोचता लगी, फिर उसने कॉल कट कर दिया। वही मिस्टर राजवंश परेशान होकर इधर-उधर घूम रहे थे, क्योंकि ना तो वह कुणाल के डैड को कांटेक्ट कर पा रहे थे और ना ही मिस्टर मित्तल को। वह गुस्से से बोले, कुछ तो गड़बड़ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, कहीं हमारे बारे में किसी को पता तो नहीं चल गया। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। इतना कहकर वो खिड़की की तरफ आ गए। उन्होंने आए यान से बाहर देखा तो रोज के मुकाबले आज की सिक्योरिटी ज्यादा टाइट थी। यह देख मिस्टर राजवंश की आंखें छोटी हो गई। मिस्टर राजवंश ने तुरंत किसी को कॉल किया और घबराते हुए बोले, हेलो, पूरी टीम को तैयार करो और सिंह मेशन में मौजूद सभी लोगों को खत्म कर दो। मुझे बस प्रॉपर्टी चाहिए जो उस पिद्दी सी लड़की के नाम है। हम उसे लेकर यहाँ से निकल जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। तुम पीछे से सबको मार देना, ठीक है? हाँ ठीक है, मुझे पूरा यकीन है। मानव किसी को नहीं बचाएगा और नहीं वो बीच में आएगा, क्योंकि उसने इन लोगों से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। ओके, इतना कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया और बाहर मौजूद सिक्योरिटी गौर को देखकर डेविल स्माइल करके बोले, मुझे बस पैसा और प्रॉपर्टी से मतलब है और किसी से नहीं। पैसा पाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। सोचा था यहाँ रहकर मानव को अपने काबू में कर लूंगा, पर कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उस छोटी सी लड़की, क्या नाम है उसका? हाँ, लिटिल अवनी, मैं उसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, फिर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा कर उसे मार दूंगा या फिर उसे बेचकर पैसे कमा लूंगा। इतना कहकर वह हंसने लगे। वही लिटिल अवनी जो किचन की तरफ जा रही थी, उसकी नज़र मिस्टर राजवंश के रूम की तरफ गई। वो चुपके चुपके दरवाजे पर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी।
क्योंकि सभी के रूम साउंड प्रूफ थे शिवाय मिस्टर राजवंश के रूम को छोड़कर। इसलिए ही मानव ने जानबूझकर उन्हें ये रूम दिया था। इस बारे में मिस्टर राजवंश को भी नहीं पता। उन्हें भी यही लगता है कि यह रूम साउंड प्रूफ है। लिटिल अवनी उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और गाना गाते हुए किचन की तरफ चली गई। मुझको राना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। गुपचुप वही अभी जो ऑफिस में बैठा था वो फाइल बंद करके बोला, ये मुझे अजीब क्यों लग रहा है, मेरी परी तो ठीक होगी न। कंटिन्यू। अभी को आज अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला है। अभी अपनी चेयर से उठकर कैबिन में इधर उधर टहलने लगा। उसका दिल घबराहट के कारण बहुत तेज धड़क रहा था। अभी ने अपने दिल पर हाथ रख के गहरी सांस लेकर कहा, परी, मेरी परी, तुम्हारे बिना ये धड़कने भी बेकाबू है। जल्दी मेरे पास वापस आओ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम हो तो मेरी धड़कने है, वरना मैं भी नहीं। इतना कहने के बाद उसने अपना फोन निकाला और परी की तस्वीर को प्यार से देखने लगा। परी की तस्वीर को चूमते हुए अभी खुश होकर बोला, बेबी, मैं डैडी बनना चाहता हूँ। जब तुम वापस आओगी न तब मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा। मुझे भी जीजू की तरह डैडी बनना है। ऐसे ही अभी परी की तस्वीर से बातें करने लगा। वही मानव, नीरज जी, विक्की, आरव और जिम्मी सिक्योरिटी रूम में बैठे थे। मानव कंप्यूटर की तरफ देख रहा था जिस पर पूरे सिंगमेशन का कोना कोना दिख रहा था। मानव बिना किसी भाव के बोला, याद रखना कोई जिंदा जान पाए, सबसे पहले तो उस अंगद को उड़ाना। नीरज जी हैरान होकर बोले, क्या तुम सच में उसे मरना चाहते हो? हम उसे पुलिस के हवाले भी कर सकते हैं। नीरज जी के ये कहते ही रूम का तापमान बढ़ने लगा। मानव गुस्से से बोला, जिम्मी, मैंने जो बोला है वो करो। जो भी अंगद की मदद करे सबको खत्म कर दो, और हाँ, साथ में मिस्टर खुराना को भी, कुणाल के डैड। मानव की बात सुनकर नीरज जी टेंशन में आ गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मानव से कुछ बड़ा छुपाया हो। आरव और विक्की बड़े ही ध्यान से उन्हें देख रहे थे। आरव अपनी शक भरी नजरों से उन्हें देखते हुए बोला, अंकल, क्या आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं? आरव का सवाल सुनकर नीरज जी हड़बड़ा गए। वो हकलाते हुए बोले, नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। इतना कहने के बाद वो मन में बोले, हे भगवान, अगर मानव को पता चल गया कि लिटिल अवनी घर पर नहीं है तो पता नहीं क्या होगा। प्लीज प्रिंसेस सही सलामत वापस आ जाना, वरना मानव का क्या होगा? वो मर जाएगा तुम्हारे बिना। वही मानव लगातार नीरज जी के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देख रहा था। उसे कुछ तो गलत लग रहा था। मानव ने जिम्मी को कुछ इशारा किया। मानव का इशारा समझते ही जिम्मी रूम से बाहर चला गया। वही सिंह मिशन के बाहर कई सारे लोग खड़े थे, जैसे किसी के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हो। तभी मिस्टर राजवंश, जिन्होंने अपना भेस बदला हुआ था, उन्होंने उन सब से कहा, मेरे यहाँ से जाने के 10 मिनट बाद सिंह मिशन को तबाह कर देना, और हाँ, बच्चे हो या बूढ़े कोई बचना नहीं चाहिए। इतना कहकर वो एक ब्लैक कलर की कार में बैठकर वहां से चले गए। मिस्टर राजवंश को ये नहीं पता था कि नीरज जी ने मानव के कहने पर सभी घरवालों को सीक्रेट दरवाजे से मिस्टर सिंघानिया के यहाँ भेज दिया था, शिवाय लिटिल अवनी के। इस वक्त सिंह मिशन में नीरज जी, मानव, विक्की, जिम्मी, आरव और बॉडीगार्ड के अलावा कोई नहीं था। सिंह मिशन से निकलते ही एक कार मिस्टर राजवंश का पीछा करने लगी। मिस्टर राजवंश आराम से अपनी सीट पर बैठ गए और अपना सर घुमाकर उन्होंने बगल में देखा जहां लिटिल अवनी बैठी थी। मिस्टर राजवंश उसे देखकर बोले, क्या तुम्हें सच में थोड़ा सा भी दुख नहीं हो रहा कि तुम अब अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाओगी? वैसे देखो ना, मैं कैसे उस मानव के नाक के नीचे से तुम्हें ले आया और उसे पता भी नहीं चला। लिटिल अवनी जो आराम से लॉलीपॉप खा रही थी, उसने मिस्टर राजवंश की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसका सारा ध्यान सिर्फ लॉलीपॉप पर था। ये देख मिस्टर राजवंश जोर से चिल्लाते हुए बोले, जैसे ही सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी मैं तुम्हें मार दूंगा या फिर बेच दूंगा। फिर मिस्टर अंगद लिटिल अवनी को गंदे तरीके से ऊपर से नीचे तक देखते हुए आगे बोले, वैसे तुम्हारी खूबसूरती के भी कई सारे पैसे मिल जाएंगे। लिटिल अवनी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में तो सिर्फ नीरज की कही बातें चल रही थी। नीरज जी ने कहा था कि मिस्टर राजवंश ने नीताजी को किडनैप कर लिया है, उसके बदले में उन्होंने लिटिल अवनी को मांगा है। इसलिए अपनी मॉम की जान बचाने के लिए लिटिल अवनी मिस्टर राजवंश के साथ आ गई। वो विंडो से बाहर देखते हुए मन में बोली, सॉरी हब्बी, मैंने और डैडी ने आपको इस बारे में नहीं बताया। हब्बी, मेरा इंतजार करना, मैं जरूर वापस आऊंगी आपके पास। प्लीज जब तक मैं आपके साथ नहीं हुए अपना ध्यान रखिएगा और अपने साथ कुछ गलत मत करिएगा। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखें नम हो गई थी, पर वो नहीं चाहती थी कि मिस्टर राजवंश को इस बारे में पता चले कि वो रो रही है। वहीं नीताजी को एक अंधेरे रूम में बंद करके रखा गया था। नीताजी किचन में कुछ काम कर रही थी। उस वक्त घर में ज्यादा कोई नहीं था। मानव स्टडी रूम में था।
और नीरज जो कहीं बाहर थे। मौका पाते ही मिस्टर राजवंश ने नीताजी को किडनैप कर लिया। नीताजी को छोड़ने के लिए उन्होंने नीरज जी के सामने एक शर्त रखी कि वह लिटिल अवनी को उन्हें दे दे। नीरज जी ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर लिटिल अवनी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो सही सलामत वापस आ जाएगी और अपनी मॉम को भी बचा लेगी। ना चाहते हुए भी नीरज जी ने उसकी बात मान ली, पर उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए किसी को उनकी कार पर नजर रखने के लिए भेज दिया था। नीरज जी को पता था लिटिल अवनी जरूर सही सलामत वापस आ जाएगी। वही नीताजी को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, हर तरफ अंधेरा देखकर वह डर गई। वो डरते हुए बोली, कोई है यहाँ? मैं कहाँ हूँ? क्या कोई यहाँ है? नीताजी बार बार चिल्ला रही थी, पर कोई भी सुनने वाला नहीं था। वही परी और अनुराग पिछले 1 घंटे से कायरा और उन किडनैपर्स को ढूंढ रहे थे, पर उन्हें कोई नहीं मिला। तभी उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी। परी घबराते हुए बोली, कहीं उन लोगों ने कायरा के ऊपर गोली तो नहीं चला दी? अनुराग उसे समझाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा मैम को, हम जल्दी मैम को ढूंढ लेंगे। फिर उसने अपनी पूरी टीम को आर्डर देते हुए कहा, सब लोग हर तरफ फैल जाओ, यहाँ पर ज्यादातर जंगल इलाका है और एक बहुत बड़ी खाई है। मुझे यकीन है वह किडनैपर्स जंगल की तरफ ही गए होंगे, जल्दी चलो। उसके ये कहते ही सभी लोग जंगल की तरफ पड़ने लगे। वही कायरा जंगल के अंदर कुछ दूरी पर उन किडनैपर से लड़ रही थी। उसने अब तक 6 लोगों को मार दिया था, पर लड़ते लड़ते उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। उसके माथे से खून निकल रहा था और जगह जगह कट के निशान थे। वही विश्व ने पीछे से कायरा पर वार किया, पर कायरा जल्दी ही उस जगह से हट गई और उसने जमीन पर पड़ी गन उठाकर विश्व पर शूट कर दिया। दोबारा गोली की आवाज सुनकर परी और अनुराग भी उस दिशा में जाने लगे। जैसे ही परी और अनुराग वहां पहुंचे, उन्होंने भी सभी पर हमला कर दिया। धीरे धीरे उन लोगों ने सबको मार दिया और विश्व, राजू, पिंटू को बंदी बना लिया। पर फिर भी परी को कुछ अजीब लग रहा था। उसने हर तरफ अपनी नजर दौड़ाई और अनुराग से बोली, कुछ तो गड़बड़ है। इतनी आसानी से किडनैपर्स हमारे हाथ लग गए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने हमारे खिलाफ कोई जाल बिछाया हो? अनुराग जो अपने रुमाल को अपने पैर में बांध रहा था, उसके हाथ रुक गए। वो परी को देखते हुए बोला, मैडम एक बात बोलूं? परी अपनी आईब्रो ऊपर करके बोली, हाँ बोलो। अनुराग दांत दिखाकर बोला, आप अपनी मनहूस जुबान बंद क्यों नहीं रखती? कितनी मुश्किल से इन्हें पकड़ा है और आपको अब भी कुछ अजीब लग रहा? परी ने उसे एक लाते मारी और कायरा को देखने लगी। वही कायरा को भी कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि इतनी आसानी से वो लोग किडनैपर्स तक भी पहुंच गए और अब उन्हें पकड़ भी लिया। विश्व ने जब इन तीनों को परेशान देखा तो हंसते पर बोला, इतना आसान नहीं है हमारे बॉस को पकड़ना। हमें पकड़ लिया तो क्या हुआ? इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। हमारे बॉस भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। इतना कहकर वो हंसने लगा। कायरा ने अपनी बंदूक निकाली और विश्व पर तान कर दांत पीसकर बोली, ज्यादा मत बोलो वरना सारी गोली तेरे भेजे में डाल दूंगी, समझा? अब तक उनकी टीम के एक मेंबर ने जंगल के किनारे वाली सड़क पर जीप लेकर आ गया था और सभी लोग जाकर जीप में बैठकर वहां से निकल गए। कुछ दूर जाते ही उनकी जीप खराब हो गई। जंगली इलाका होने के कारण दूर दूर तक कोई नहीं था। रोड के किनारे जंगल था और दूसरे किनारे बहुत ही गहरी खाई थी और किनारे किनारे लकड़ी की रेलिंग भी बनी हुई थी। अगर वहां पर ठीक से ड्राइव न किया जाए तो ड्राइवर की एक लापरवाही से सभी की जान भी जा सकती है। अनुराग गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए बोला, इसे भी अभी खराब होना था, अब हम कैसे जाएं? नेटवर्क भी नहीं है कि हम किसी से कांटेक्ट कर ले। पिंटू जो बाहर की तरफ देख रहा था, वह डेविल स्माइल करके बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर जा पाओगे? उसकी बात सुनकर परी ने उसे 2 तमाचे जड़ दिए और उंगली दिखाकर बोली, अपना मुंह बंद रखो, समझे? सलाह नहीं मांगी तुमसे। वही अभी जिसे परी की चिंता हो रही थी उससे रहा नहीं गया, तो उसने अपने एजेंट से परी की लोकेशन के बारे में पता किया और वहां के लिए निकल गया। इस वक्त वह भी उस जंगली इलाके में पहुंच चुका था। उसने इस बारे में पहले ही अर्जुन को बता दिया था। अनुराग और कायरा जीप से उतरकर कुछ दूर जाकर इधर-उधर देखने लगे। कार में केवल परी, कुछ ऑफिसर और किडनैपर्स ही बचे थे। परी गुस्से में जीप से उतरी। वो 10 कदम ही चली थी कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ। उनकी कार के चीथड़े चिथड़े उड़ गए। धमाका इतनी तेज था कि परी संभल नहीं पाई और खाई की तरफ गिर गई। उसके शरीर से जगह जगह पर खून बह रहा था। उसने कस के लकड़ी की रेलिंग को पकड़ लिया। वही धमाके की आवाज सुनकर कायरा और अनुराग ने पीछे मुड़कर जीप की तरफ देखा तो उनकी सांसें रुक गई और उस तरफ भागने लगे। अभी जो वहां पहुंच चुका था, जैसे ही उसने धमाके की आवाज सुनी, उसने अपनी कार को रोका और जिस तरफ अनुराग और कायरा भागे थे उसी तरफ भागने लगा। परी का हाथ रेलिंग से छूट रहा था। उसके अंदर इतना दम नहीं बचा था कि वह उस रेलिंग को पकड़ सके।
जैसे ही उसका हाथ छूटा, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी घबराते हुए बोला, परी, परी मेरे हाथ को छोड़ना मत, प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना और ऊपर आओ। अभी को देखकर परी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहां की सड़क बहुत ही ज्यादा फिसल रही थी। अगर अभी ज्यादा देर तक परी को यूं ही पकड़े रहता तो वह भी खाई में गिर सकता था। इसलिए परी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अभी छोड़ दो मेरा हाथ, वरना तुम भी गिर जाओगे। अभी उस पर चिल्लाते हुए बोला, शट अप, मुंह बंद करो समझी तुम। अभी के आंखों में आंसू आ गए थे। उसे डर लग रहा था कहीं परी को कुछ हो न जाए। अनुराग ने भी जल्दी से परी का दूसरा हाथ पकड़ लिया। परी ने देखा अभी और अनुराग भी उसके कारण फिसलते हुए खाई की तरफ आ रहे थे। यह देख वो घबरा गई। उसने अभी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अभी मैंने सोचा था वापस आके तुम्हें बताऊंगी, पर लगता है अभी बताना पड़ेगा। इतना कहते ही उसके आंखों में आंसू आ गए। वो दर्द से मुस्कुराते हुए बोली, अभी तुम रेडी बनने वाले हो, पर शायद किस्मत को मंजूर नहीं कि हम साथ रहे। प्लीज मुझे कभी याद मत करना और अपनी जिंदगी में खुश रहना। इतना कहकर उसने अपना हाथ अभी और अनुराग से छुड़ा लिया। परी को गिरते देख अभी के आंखों से आंसू निकलने लगे। वो जोर से चिल्लाया, परी। ई खाई के ठीक बगल से एक बड़ी सी नदी बहती थी। परी सीधा उस नदी में जाकर गिरी। वही अभी फूट फूट कर रोने लगा। वो भी खाई में कूदने वाला था, पर अनुराग ने उसे पकड़ लिया। अभी सदमे से अपनी जगह पर जमकर बैठ गया। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसमें जान ही नहीं बची हो। तभी बैकग्राउंड में गाना बजा। सांसों का चलना थम सा गया। जीते जी मैं मर ही गया, मैंने तो अपना माना तुझे, तूने पर्या कर ही दिया। रोए न थे नैना मेरे, रोए ना थे नैना मेरे, पर तूने मुझे रुला ही दिया। कंटिन्यू। आखिर अब मानव और अभी का क्या होगा? क्या लिटिल अवनी और परी वापस आएंगी? जब मानव को लिटिल अवनी के जाने के बारे में पता चलेगा तो वो नीरज जी के साथ क्या करेगा? अभी खुद को अनुराग से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। छोड़ो मुझे भी मेरी परी के साथ जाना है, छोड़ो मुझे। अभी बदहवास सा खाई के नीचे देख रहा था। कायरा भी अपनी जगह पर किसी मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि परी खाई में गिर गई है। कायरा अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, परी नहीं जा सकती। वही अनुराग अभी को समझाते हुए बोला, सर प्लीज खुद को संभालिए, हम मिलकर पारी मैम को ढूंढ लेंगे। हम पहले रेस्क्यू टीम को बुलाना होगा। अनुराग को इस जगह के बारे में थोड़ा थोड़ा पता था। अगर कोई इस खाई में गिर जाए तो उसके बचने के 20% चांस होते थे, लेकिन अगर वही खाई से अटैच नदी में कोई इंसान गिर जाए तो उसके बचने के चांसेस 45% होते हैं। पहले भी कई लोग इस नदी में गिर चुके थे और जिंदा वापस भी आए थे। ऊपर से परी कोई मामूली इंसान नहीं थी, वह एक टॉप एजेंट थे जिसे हर तरह की ट्रेनिंग दी गई थी, तो हो सकता था कि परी जिंदा हो। यह सब सोचकर ही अनुराग अभी को दिलासा दे रहा था, पर अभी को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। अभी अपनी सुनी आंखों से एक टक जहां से परी गिरी थी उधर ही देख रहा था। तुमसे दिल जो लगाया तो जहां मैंने पाया, कभी सोचा ना था ये मिलो दूरों का साया। क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया, जब हकीकत में उसे तोड़ना था। एक दूजे से हुए जुदा, जब एक दूजे के लिए बने। अभी ने खुद के आंसू पोंछे और एकदम से खड़ा हो गया। वह आसमान को देखकर अपनी दोनों बाहें फैलाकर जोर से परी का नाम चिल्लाया, परी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है, मुश्किल 2 लफ्जों में यह बयान ना हो पाए। हर एहसास में तू है, हर एहसास में तेरा अफसाना। 2 लफ्जों में यह बयान ना हो पाए। अभी ने तुरंत अर्जुन को कॉल किया। फोन निकालते हुए भी उसके हाथ कांप रहे थे। अर्जुन का फोन कनेक्ट होते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। वही फोन के दूसरी तरफ अर्जुन ने जब अभी की रोने की आवाज सुनी तो उसने घबराकर पूछा, अभी बच्चा क्या हुआ है? क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया? बोलो, बच्चा ऐसे रोते नहीं। अभी रोते हुए बोला, भाई वो परी वो खाई से नीचे गिर गई, प्लीज उसे ढूंढ कर मेरे पास ले आओ, मुझे वह चाहिए वरना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अभी की बात सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए। उसने अभी को दिलासा दिया और पूछा, बच्चा तुम कहाँ हो? अपनी लोकेशन भेजो, मैं अपनी टीम के साथ अभी आता हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और अभी ने अपनी लोकेशन अर्जुन को भेज दी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर राजवंश लिटिल अवनी को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा गए थे। कुछ ही वक्त बाद वो वहां से निकलने वाले थे। मिस्टर राजवंश ने कई सारे लोगों को लिटिल अवनी पर नजर रखने को कह दिया था ताकि वह कोई चालाकी करके यहाँ से भाग ना सके। लिटिल अवनी एयरपोर्ट को देखते हुए मन में बोली, काश अब तक इन लोगों ने मॉम को छोड़ दिया हो और डैड ने हब्बी को सब बता दिया हो ताकि हब्बी मेरे पास आ सके। मिस्टर राजवंश ने जब लिटिल अवनी को कुछ सोचते देखा तो वह हंसते हुए बोले, क्या हुआ? उस मानव की याद आ रही है, पर अफसोस तुम अब उससे कभी नहीं मिल पाओगी। इतना कहकर वह ठहाका मारकर हंसने लगे।
वही लिटिल अवनी उन्हें गुस्से में देखकर मन में बोली, बस एक बार मुझे सिग्नल मिल जाए कि मॉम सही सलामत घर पहुंच चुकी है, उसके बाद मैं तुम्हारे चंगुल से ऐसे उड़ जाऊंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इतना कहने के बाद वो मुस्कुराने लगी। लिटिल अवनी ने अपने गले में पहने लॉकेट को अपने हाथ से कस के पकड़ लिया। इस लॉकेट में चिप लगा था। लिटिल अवनी जहां भी जाएगी उसकी लोकेशन आपने आप ही नीरज जी के पास पहुंच जाएगी। लिटिल अवनी ने अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा, तभी उसकी नज़र अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से मिली, जिसके बारे में मिस्टर राजवंश को भी नहीं पता था। लिटिल अवनी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। वहीं दूसरी तरफ सिंह मेशन में अब तक मिस्टर राजवंश के बुलाए लोगों ने हमला कर दिया था, पर मानव पहले से ही तैयार था। उसके बॉडीगार्ड डिस ने भी उन लोगों को बराबर की टक्कर दी। मानव सिक्योरिटी रूम में बैठा कंप्यूटर में सब कुछ देख रहा था। वहीं नीरज जी के ठंडे पसीने छूट रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वह मानव को कैसे सब कुछ बताएं। तभी जिम्मी भागते हुए आया और जोर से बोला, बॉस, यंग मैडम गायब है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। जिम्मी के ये कहने के बाद रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगा। मानव का चेहरा डरावना हो गया था। वो सर्द आवाज में बोला, कहना क्या चाहते हो? जिम्मी डरते हुए बोला, बॉस, ननीता आंटी का पता चल रहा है ना, यंग मैडम का। मानव ने अपने हाथ में पकड़े पेन को जोर से दीवार पर दे मारा। उसने घूर के सबकी तरफ देखा और नीरज जी से चिल्लाते हुए पूछा, क्या आप मुझे कुछ बताएंगे? क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं थी सबको सही सलामत मिस्टर सिंघानिया के पास पहुंचाना? मानव की इतनी डरावनी आवाज सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग डर गए। आरव तो एक कोने में दुबक गया। नीरज जी हकलाते हुए बोले, लिटिल अवनी मिस्टर राजवंश के साथ है। यह सुनकर मानव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह भड़कते हुए बोला, आपके कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलिए। नीरज जी ने खुद को संभाला और पूरी बात मानव को बता दी कि कैसे उन लोगों ने नीता जी को अगवा किया और लिटिल अवनी को साथ ले गए। ये सब सुनते ही मानव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो एकदम से खड़ा हुआ और अपने पास रखी चेयर को उठाकर नीरज जी की तरफ फेंक दिया। चेयर सीधा नीरज जी के बगल में जाकर गिरी। मानव अपनी लालाकों से नीरज को देखते हुए बोला, आपने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। बाहर फायरिंग चल रही थी। मानव ने अपने दोनों हाथों में गन ली और जो भी उसके सामने आता गया उसने सबको शूट कर दिया। उसके अंदर का जानवर जैसे जाग चुका था। जो भी उसके सामने आता वह यमराज को प्यार हो जाता। तभी वीर बाहर से भागते हुए मानव के पास आकर बोला, बॉस, जब मैं यहाँ आ रहा था तब मैंने देखा था कि मैडम मिस्टर राजवंश के साथ जा रही थी। मैंने अपने आदमियों को उनके पीछे लगाया है, आप उनके पास जाइए, यहाँ हम सब देख लेंगे। वीर पहले ही आ जाता, मगर मेशन के बाहर कई लोगों ने उसे घेर लिया था, इसलिए उसे पहुंचने में समय लग गया। उसकी बात सुनकर मानव अपनी पूरी जान लगाकर बाहर की ओर भागा। विक्की पहले से ही कार लेकर तैयार था। मानव के कार में बैठते ही उसने फुल स्पीड से कार को भगा दिया। तभी सिंह मेशन में एक जोरदार धमाका हुआ, क्योंकि मिस्टर राजवंश ने जाने से पहले कई जगह बॉम्बे फिट कर दिया था। आधा सिंह मेशन जलकर राख हो गया। मिस्टर राजवंश के लोग सिंह मेशन के अंदर बड़ी आसानी से घुस गए, क्योंकि मानव के किसी भी बॉडीगार्ड ने उन्हें नहीं रोका। सबके अंदर घुसते ही मानव के जितने बॉडीगार्ड थे उन सभी ने अपने सभी लोगों को घर से बाहर आने का इशारा किया। सभी बॉडीगार्ड्स नीरज जी, आरव, वीर और जिम्मी के बाहर निकलते ही पूरा घर ब्लास्ट हो गया। उसके साथ ही मिस्टर राजवंश के लोग भी मर चुके थे। नीरज जी अपनी नम आंखों से अपने घर को देख रहे थे जो जलकर राख हो गया था। उन्हें पता था कि उस बम को डिफ्यूज करने का कोई भी तरीका नहीं था, क्योंकि अगर उस बम को कोई भी टच करता तो वह तुरंत ब्लास्ट हो जाता। इसीलिए मानव ने पहले ही सबको घर से निकाल दिया था। मिस्टर राजवंश लिटिल अवनी के साथ प्राइवेट जेट पर बैठे हुए थे। कुछ ही वक्त में उनकी प्लेन उड़ान भरने वाली थी। लिटिल अवनी विंडो साइड बैठकर नीचे की तरफ देख रही थी, इस उम्मीद में कि शायद उसकी माँ घर पहुंच गई होगी तो नीरज जी या मानव उसे लेने आएंगे। मिस्टर राजवंश बड़े ध्यान से लिटिल अवनी को देख रहे थे। फिर अचानक ही वह हंसने लगे। वह हंसते हुए बोले, कोई नहीं आने वाला, और हाँ, तुम्हें बोर ना हो या अकेला फील न हो, इसलिए मैं तुम्हारी माँ को भी साथ लेकर आया हूँ। उनकी बात सुनकर लिटिल अवनी उन्हें देखने लगी तो मिस्टर राजवंश ने उसे सामने देखने का इशारा किया, जहाँ से नीता जी को कुछ लोग अपने साथ लेकर आ रहे थे। यह देख लिटिल अवनी गुस्से से बोली, आपने कहा था आप मॉम को सही सलामत छोड़ दोगे। मिस्टर अंगत अजीब तरह मुस्कुराते हुए बोले, बच्ची, मैं इतना सीधा थोड़ी ना हूं कि मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करूं। एक तो तुम्हें कंपनी देने के लिए मैं तुम्हारी माँ को साथ लेकर आया हूं,
ऊपर से तुम मुझ पर ही गुस्सा हो रही हो। इतना कहकर वो लिटिल अवनी को अजीब तरह से देखने लगे। मिस्टर अंगद बचपन से ही लालची और चालक इंसान थे। वो एक नंबर के हावसी इंसान भी थे, इस बारे में किसी को पता नहीं था। उन्होंने जब से लिटिल अवनी को देखा था, तब से ही उनकी गंदी नज़र उस पर थी। यह बात उन्होंने कभी जाहिर नहीं होने दी और ना ही कभी किसी ने सोचा होगा कि वह लिटिल अवनी को गंदी नज़र से देखते होंगे। वो लिटिल अवनी के कान में धीरे से बोले, देखो, वैसे भी अब तुम दोबारा कभी उस मानव के पास नहीं जा पाओगी, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें बेचने से अच्छा खुद के पास रख लूँ। रानी बनाकर रखूंगा तुम्हें मैं, बस तुम्हें भी मुझे खुश रखना होगा। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को ही कोई कमी नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो लिटिल अवनी को देखने लगे। वही उनकी बात सुनकर लिटिल अवनी की आंखें बड़ी हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इंसान इतना ज्यादत गंदा होगा। लिटिल अवनी सोच रही थी कि कोई इंसान अपने ही भांजे की बीवी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। लिटिल अवनी अचानक मुस्कुराई, फिर एटीट्यूड से बोली, इससे बेहतर है कि मेरी माँ और मैं, हम दोनों ही मर जाए। तुम्हें क्या लगता है मुझे यूं किडनैप करके तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है? इतना कहकर वो जोर से हंसने लगी। फिर मिस्टर राजवंश को देखकर घमंड से बोली, मैं वो चीज हूँ जिसे इस दुनिया में कोई नहीं संभाल सकता सिवाय मेरे हब्बी के, और तुम बुढ़े बहुत ही रोमांस सूझ रहा है ना तुम्हें? तुम्हारी तो मैं वह हालत करूंगी जिंदगी भर याद रखोगे। तुम्हें क्या लगता है मेरी मॉम को इस तरह किडनैप करके तुमने मुझे मजबूर कर दिया है? बिल्कुल नहीं। तुम जो अभी कर रहे हो ना, इसके बारे में और इसके आगे के बारे में कि क्या होगा, यह सब मैंने पहले ही सोच कर रखा है। वो क्या है ना, यह बच्ची बहुत ही ज्यादा शरारती है। इतना कहने के बाद लिटिल अवनी मुस्कुराने लगी। वही नीताजी को बेहोश करके वही एक सीट पर बैठा दिया गया था। वही मिस्टर राजवंश लिटिल अवनी का घमंड और कॉन्फिडेंस देखकर अपना मुंह खुले उसे ही देख रहे थे। वह मन में बोले, क्या इस लड़की को जरा सा भी डर नहीं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और आखिर इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? वही मानव अभी तक एयरपोर्ट नहीं पहुंचा था। मानव कार में बैठा परेशान होकर बाहर की तरफ देख रहा था। उसे कैसे भी करके लिटिल अवनी को वापस लाना था। उसके लिए चाहे उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े, वह करेगा। मानव की बॉडी लिटिल अवनी के दो दूर जाने के बारे में सोचकर ही कांप रही थी। माही 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 माही, बिन तेरे दिल मेरा लगे नहीं। क्यों तू हुआ है मुझसे जुदा? क्यों तूने मुझको बताया नहीं? माही 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 माही, बिन तेरे दिल मेरा लगे नहीं। मानव जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचा, वो भागते हुए अंदर जाने लगा। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल पड़ चुकी थी, पर वो बदहवास हालत में भागे जा रहा था। दिल की लगी का दस्तूर ऐसा होता है, एक दिल लगता है, एक तोड़ देता है। दिल को तो मैंने समझाया बहुत, पर दिल है कि माने नहीं। माही 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 माही, बिन तेरे दिल मेरा लागे नाही। जब मानव सिंह मिशन से निकला था, तभी नीरज जी ने लिटिल अवनी की लोकेशन मानव को भेज दी थी। मानव भागते हुए एयरपोर्ट के अंदर गया। वीर ने कई सारे बॉडीगार्ड को मानव के पीछे भेज दिया था, उसकी सेफ्टी के लिए। जैसे ही मानव एयरपोर्ट के अंदर गया, तो उसके कई सारे बॉडीगार्ड्स ने भी पूरे एयरपोर्ट को घेर लिया। इतने सारे बॉडीगार्ड को देख आसपास के लोग डर से कांपने लगे। वहीं आरव ने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी फ्लाइट्स को कुछ वक्त के लिए डीले करा दिया। आखिर आरव भी कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था, उसके पास भी कई पावर थी। सबसे बड़ा पावर तो यह थी कि वो मानव राजवंश का असिस्टेंट है। देखते देखते मानव मिस्टर राजवंश की प्लेन जहाँ थी वहां पहुंच गया। उसके बॉडीगार्ड ने पूरे प्लेन को घेर लिया। सभी बॉडीगार्ड्स के हाथों में एक एक्सपेंसिव गन थी, जो उन्होंने जेट की तरफ तानी हुई थी। मानव बिना किसी भाव के एक टक प्लेन को घूर रहा था। मानव ने अपनी मुट्ठी कस के बंद कर ली और अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। मिस्टर राजवंश मजे से अंदर बैठे अंगूर खा रहे थे। वही लिटिल अवनी ने जब खिड़की के बाहर देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई, मगर मानव की ऐसी हालत देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। आखिर वही तो मानव की ऐसी हालत की जिम्मेदार थी। मिस्टर राजवंश तो अभी भी मजे से अंगूर खाने में लगे थे। उन्हें कोई खबर ही नहीं थी कि मानव उन तक पहुंच चुका है। मिस्टर राजवंश अपने एक बॉडीगार्ड से बोले, मुझे लगता है हमारे निकलने का समय हो गया है। उस पायलट से बोलो अपना काम शुरू करें। मिस्टर राजवंश के ऑर्डर देने के बावजूद वह बॉडीगार्ड अपनी जगह पर खड़ा था। यह देखने राजवंश की आंखें छोटी हो गई है। वह गुस्से से बोले, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? इस बार वह बॉडीगार्ड मुस्कुराने लगा और थोड़ा रूड वॉइस में बोला, मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ? उसका जवाब सुनकर न सिर्फ मिस्टर राजवंश बल्कि लिटिल अवनी भी हैरान हो गई। लिटिल अवनी जो पानी पी रही थी, वह उसके मुंह से निकल गया और वह बुरी तरह खांसने लगी। फिर अचानक ही वो हंसते हुए बोली, बुर्रे तेरे बॉडीगार्ड तो काफी कमाल के है। इतना कहकर वो और जोर से हंसने लगी। मिस्टर राजवंशी
लिटिल अवनी को अपना मजाक उड़ाता देख आग बबूला हो गए। वह उस बॉडीगार्ड से गुस्से में बोले, तुम बस 2 कौड़ी के बॉडीगार्ड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की। वह बॉडीगार्ड फुल एटीट्यूड से बोला, जैसे तेरी हिम्मत हुई मेरी लिटिल बेबी सिस्टर को यहाँ लाने की, वैसे ही मेरी भी हिम्मत हुई तुझसे इस तरह बात करने की। बूढ़े राजवंश इतना कहकर उस बॉडीगार्ड ने अपना मास्क हटा दिया तो उसका चेहरा देख मिस्टर राजवंश की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वह राज था। राज अपने दांत दिखाकर मिस्टर राजवंश का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हारी उम्र हो गई है, फिर भी मेरी बहन से कैसे रोमांस की बातें कर रहे थे, शर्म नहीं आती तुझे? तो मैं उन लड़कों के पास भेज दूंगा जिन्हें लड़के पसंद है, फिर देखना तेरी क्या हालत होगी, कमीना। बड़ा आया रोमांस करने। राज को पहले ही शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उसने नीरज जी की थोड़ी सी जासूसी की तो उसे पता चल गया कि नीरज जी लिटिल अवनी को मिस्टर अंगद के साथ भेज रहे हैं। तो उसने भी अपनी बहन की सेफ्टी के लिए खुद का भेस बदला और मिस्टर राजवंश के बॉडीगार्ड के साथ शामिल हो गया। राज को यह देख मिस्टर राजवंश तिलमिला उठे। उन्होंने तुरंत अपने बैग से बंदूक निकाली जो उन्होंने कमर में फंसा रखी थी और लिटिल अवनी पर तानते हुए बोले, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरी यह बहन सीधा यमराज को प्यारी हो जाएगी। तुम सब मेरा प्लान ऐसे ही नहीं खराब कर सकते, मुझे जो चाहिए वह मैं लेकर रहूंगा। इतना कहकर वह सीट से खड़े हो गए और लिटिल अवनी को भी खड़ा करके अपने आगे कर दिया। मिस्टर राजवंश ने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई। उन्होंने देखा उनके ही बॉडीगार्ड उन पर बंदूक ताने खड़े थे। ये देख मिस्टर राजवंश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो राज हंसते हुए बोला, ओ, मैं तो बताना भूल गया, तुम्हारे सो कॉल्ड बिचारे बॉडीगार्ड यमराज को प्यारे हो गए। यह तो मेरे लोग हैं, मानता हूँ बच्चों जैसूं और बेवकूफ़ जैसी हरकतें करता हूँ, लेकिन नासमय नहीं हूँ। मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूँ कि लोमड़ी को भी पीछे छोड़ दूँ, बेचारी लोमड़ी भी मुझे देख के शर्मा जाए। इतना कहने के बाद राज बड़े ही स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरने लगा। अचानक ही मिस्टर राजवंश जोर से हंसने लगे और लिटिल अवनी के माथे पर बंदूक तान कर गेट की तरफ जाते हुए बोले, जल्दी से गेट खुलवा, वरना तेरी बहन को मैं यही मार दूंगा। आज तेरी यह बहन ही मेरी जान बचाएगी। अगर तुम लोगों ने मुझे कुछ किया तो मैं तेरी इस बहन को भी मार डालूंगा। इतना कहने के बाद वह बाहर की तरफ जाने लगे। राज ने अपने बॉडीगार्ड्स को डोर ओपन करने का इशारा किए। डोर खुलते ही मिस्टर राजवंश लिटिल अवनी के ऊपर गन तानकर उसे खींचते हुए बाहर आ गए, मगर जैसे ही वो प्लेन से नीचे उतरे किसी ने एक जोरदार किक उन्हें मारी। मिस्टर राजवंश संभाल नहीं पाए और जमीन पर गिर गए। उनकी बंदूक उनसे कुछ दूरी पर जाकर गिरी। वह पीछे मुड़कर देखते कि किसने उन्हें मारा। उससे पहले ही उन्हें एक और लात अपने चेहरे पर महसूस हुई। आह, दर्द से उनकी चीख निकल गई, उनके मुंह से खून निकलने लगा। वही उन्हें मारने वाला इंसान कोई और नहीं मानव था। मानव के सर पर तो खून सवार था। उसने अपनी गन निकाली और मिस्टर राजवंश के उस हाथ पर शूट कर दिया जिससे उन्होंने लिटिल अवनी को पकड़ा हुआ था। आह, मिस्टर राजवंश दर्द और गुस्से से बोले, छोड़ दो मुझे मानव, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मानव कहाँ सुनने वाला था। उसने ठान लिया था कि वह आज मिस्टर राजवंश का चैप्टर खत्म कर ही देगा। मानव ने मिस्टर राजवंश के जिस हाथ पर गोली मारी थी उस हाथ को मानव अपने पैरों से मसलते हुए दांत पीसकर बोला, इसी हाथों से छुआ था ना मेरी जान को, इस हाथ को आज मैं तेरे शरीर से अलग कर दूंगा। इतना कहने के बाद मानव ने उनका राइट हैंड पकड़कर मोड़ दिया। चटाक चटाक की आवाज के साथ मिस्टर राजवंश के राइट हैंड की हड्डी टूट गई। मानव इस वक्त बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं था शिवाय गुस्से के, मगर फिर भी वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके आगे के शर्ट की 3 बटन खुली हुई थी जिससे उसका मस्कुलर सीना दिखाई दे रहा था। अगर कोई भी लड़की उसे इस वक्त देख लेती तो वह मानव पर फ्लैट ही हो जाती। आज मानव का गुस्सा भी उसकी पर्सनैलिटी पर खूब जच रहा था। मिस्टर राजवंश ने मानव को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, मगर मानव ने उनका दूसरा हाथ भी पकड़कर मोड़ दिया और उनका सर अपने सर से लड़ा दिया। मिस्टर राजवंश को तो ऐसा लग रहा था जैसे उनका सर फट गया हो। वो अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए, पर मानव का मन अभी नहीं भरा था। मानव ने एक और लात उनके सीने पर मारा तो मिस्टर राजवंश 3 मीटर दूर जाकर गिरे और उनके मुंह से पानी की तरह खून बहने लगा। मिस्टर राजवंश मानव को अपनी तरफ आते देख खांसते हुए बोले, मानव मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अपने और साथियों के नाम बता सकता हूँ जिन्होंने मेरे साथ मिलकर तुम्हारे मॉम डैड को मारा था। मिस्टर राजवंश को सिर्फ अपनी जान की परवाह थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी लोग जिंदा रहे या मरे। मानव को तो जैसे उनकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी और ना ही वह कुछ सुनने के मूड में था। उसने मिस्टर राजवंश का कॉलर पकड़कर उनके चेहरे पर घुसों की बरसात कर दी,
फिर दांत पीसते हुए बोला, नहीं जाना मुझे कुछ भी, अगर मुझे यह सब अपनी बीवी को खोकर पता चलेगा तो मुझे कुछ नहीं जानना। इतना कहकर उसने मिस्टर राजवंश को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मिस्टर राजवंश गिरगिराते हुए बोले, मानव मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे माँ का भाई हूँ, तुम्हारा मामा हूँ, क्या तुम मुझे मार दोगे? सोचो जब तुम्हारी मॉम यह सब ऊपर से देख रही होंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। इसके आगे मिस्टर राजवंश कुछ बोलते उससे पहले ही मानव ने अपनी गन की सारी गोलियां उनके भेजे में डाल दी। अगले ही पल मिस्टर राजवंश निहाल होकर जमीन पर गिर पड़े। लिटिल अवनी ने मानव को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। वह भी एक बगल में खड़े होकर डर से कांप रही थी। उसने अपना सर नीचे झुका लिया। मिस्टर राजवंश को खून से लचपत देख मानव के चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई। उसने पीछे मुड़ के लिटिल अवनी को अजीब तरह से देखा और धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। जब लिटिल अवनी को एहसास हुआ मानव उसकी तरफ आ रहा है तो उसे और भी ज्यादा डर लगने लगा कि पता नहीं मानव अब क्या करेगा। मानव जाकर लिटिल अवनी के सामने खड़ा हो गया और कस के उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मानव अभी भी बेहद गुस्से में था। उसने कस के लिटिल अवनी के गालों को पकड़कर दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, आखिर तुम्हें इजाजत किसने दी मुझसे दूर जाने की? बोलो, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुम मुझे बिना बताए यहाँ तक आ गई है? मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारे रूह, तुम्हारे जिस्म, तुम्हारे इस दिल पर और इस दिमाग पर सिर्फ मानव राजवंश का हक है। मानव राजवंश कभी भी तुम्हें खुद से दूर जाने की इजाजत नहीं देता। उसने यह सब बेहद गुस्से में कहा था, जिसे सुन लिटिल अवनी ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। वो मानव को इतने गुस्से में नहीं देखना चाहती थी। वही उसे आंखें बंद करता देख मानव हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसके कान में जाकर धीरे से मगर डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी सजा तो मिलेगी ना। जिस दिन तुमने मुझे अपनाया था उस दिन ही यह मानव राजवंश तुम्हारा हो गया था और तुम उसकी। अभी तक तुमने सिर्फ मानव राजवंश का प्यार देखा है, लेकिन पागलपन नहीं। लेकिन अब तुम जानोगे कि मानव राजवंश से दूर जाने का अंजाम क्या होता है। इतना कहकर मानव रुक गया। फिर लिटिल अवनी के कमर को छोड़कर उससे एक कदम दूर होते हुए बोला, तुमने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। क्या तुमको मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं सब ठीक कर दूंगा? तुमने मेरे दिल और भरोसे को तोड़ा है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना। स्वीट हार्ट। इतना कहकर मानव ने लिटिल अवनी के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे बेरहमी से किस करने लगा। वही अर्जुन अपने साथ रेस्क्यू टीम को लेकर आया था। उन सब ने मिलकर परी को हर जगह ढूंढा पर परी कहीं नहीं मिल रही थी। अभी अपनी सूनी आंखों से एक कोने में खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। उसके कानों में परी की एक ही बात गूंज रही थी, अभी तुम डैड बनने वाले हो। पर शायद किस्मत को मंजूर नहीं था कि हम साथ रहे। सब परी को ढूंढने में लगे थे। किसी ने भी अभी पर ध्यान नहीं दिया जो धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ रहा था। ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए, क्यों रूह मेरी यह कहे। अभी उस नदी से बस एक कदम ही दूर था। फिर वो एकदम से ही उस नदी में कूद गया। मैं अधूरा जी रहा हूँ, हरदम यह कह रहा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। वही पानी में कुछ गिरने की आवाज सुनकर सब अपनी जगह पर जम गए और मुड़कर नदी की तरफ देखा। अर्जुन के हाथों से उसका फोन गिर गया। वो जोर से चिल्लाया, अभी। रात का समय। अभी की हालत नदी में कूदने के कारण और खराब हो गई। नदी इतनी गहरी थी और साथ ही साथ पानी का बहाव इतनी तेज था कि अभी को ढूंढने में अर्जुन को 2 घंटे लग गए। जब अभी मिला तो उसकी सांसें लगभग बंद ही हो चुकी थी। ये देख अर्जुन तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया। कुछ घंटे बाद अब तक सभी को अभी की हालत के बारे में पता चल चुका था। सोना, रानी और नीताजी को छोड़ सभी लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अर्जुन आईसीयू के सामने खड़ा था। तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकलकर अर्जुन से बोल, मिस्टर सिंह, आपके भाई को बहुत ही बड़ा सदमा लगा है। यही नहीं, इतनी देर तक पानी में रहने के कारण उनकी सांसें भी धीमी पड़ चुकी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर इतना कहकर डॉक्टर चुप हो गए। उनके चेहरा को देखकर साफ पता चल रहा था कि कोई परेशानी वाली बात है। अर्जुन, जिसकी आंखें रोने के कारण लाल पड़ चुकी थी, वह डॉक्टर का कंधा पकड़कर हिलाते हुए गुस्से से बोला, पर क्या डॉक्टर, मुझे मेरा भाई सही सलामत चाहिए। आपको जितने पैसे चाहिए मिल जाएगा, पर प्लीज मेरे भाई को कुछ मत होने दीजिए। डॉक्टर उसे समझाते हुए बोले, देखिए मिस्टर सिंह, बात पैसों की नहीं है। आपके भाई की हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब है। वो बेहोशी में भी बार बार परी का नाम ले रहे हैं। अगर परी आ जाए तो हो सकता है वह ठीक हो जाए, वरना अगर कल सुबह तक उन्हें होश नहीं आया तो वह कोमा में भी जा सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। अर्जुन मूर्ति की तरह अपनी जगह पर जम गया। उसने गुस्से से एक मुक्का दीवार पर मारते हुए कहा, नहीं,
मैं मेरे भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। वो सिर्फ मेरा भाई ही नहीं, मेरी जान है। उसे कुछ नहीं हो सकता। मैं परी को ढूंढ कर लाऊंगा, उसके लिए चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा। तभी बाकी सब भी भागते हुए अर्जुन के पास आ गए। राज रोते हुए बोला, भाई अभी को क्या हुआ है? वह ठीक तो हो जाएगा ना? अर्जुन ने अपनी लाल आंखों से राज को देखा और उसे शांत कराने लगा। ए राज, अभी ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। और तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें इस वक्त घर पर होना चाहिए। राज सिसकते हुए बोला, भाई सच सच बताइए, अभी ठीक तो हो जाएगा ना? पहले भी उसका एक्सीडेंट हुआ था, अब फिर से उसकी हालत खराब हो गई। मैं गौर से बोलूंगा कि वह अभी को ठीक कर दे, फिर चाहे उसके बजाय मुझे ही क्यों ना बीमार कर दे। भाई अगर अभी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? बाकी सब भी अपनी नाम आंखों से उसे देख रहे थे। सबको पता था अभी के सबसे करीब राज ही है। दोनों हमेशा हर काम साथ में ही करते थे, जहां भी जाते साथ में जाते, हर काम एक दूसरे को बताकर करते। अर्जुन भी अपने भाई को शांत करने लगा। भले ही वह ज्यादा जताता नहीं था, पर वह भी अपने दोनों भाई से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। नीरज जी को पहले ही अर्जुन ने फोन पर सब बता दिया था। उन्होंने कुणाल और विनय को देखते हुए कहा, तुम दोनों अपनी पूरी टीम के साथ जाओ और परी को ढूंढो। कुणाल सीरियस होकर बोला, मैं आपसे वादा करता हूं जब तक परी नहीं मिलती मैं अपनी शक्ल भी किसी को नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर वह विनय के साथ चला गया। कायरा भी एक कोने में खड़ी होकर कुणाल को देख रही थी, जिसने एक नज़र भी उसे नहीं देखा। यह देख कायरा के आंखों में जो आंसू ठहरे थे वो उसके गालों पर आ गिरे। कायरा अपने मरे हुए कदमों से बाहर चली गई। बाहर बहुत ही गहरा अंधेरा छाया हुआ था, उसके साथ ही बहुत ही तेज हवाएं चल रही थी। अचानक बिजली कड़कने की आवाज सुनकर कायरा डर गई। कायरा ने हॉस्पिटल आते ही सबसे पहले कुणाल को फोन करके सब कुछ बताया था, पर कुणाल उसे समझने के बजाय उस पर इल्जाम लगाने लगा कि उसके कारण ही परी उन सबके बीच नहीं है। कुणाल ने बेहद गुस्से में कायरा से कहा, कायरा तुम भी तो परी के साथ थी, फिर उसके साथ ये सब कैसे हुआ? तुम उसे कार में अकेला छोड़कर बाहर क्यों गई? तुम्हें यह बात अच्छे से पता थी कि परी प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद तुमने उसे मिशन पर जाने दिया। यह सब तुम्हारी लापरवाही के कारण हुआ है। क्या तुम किसी को भी इस बारे में नहीं बता सकती थी कि परी प्रेग्नेंट है? कायरा ये सब कुछ बस तुम्हारे कारण ही हो रहा है। कुणाल के इस तरह इल्जाम लगाने से कायरा फूट फूट कर रोने लगी। उसने तुरंत अपना फोन काट दिया और वही बेंच पर बैठ गई। यह सब सोचते ही कायरा के आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लग। कायरा हॉस्पिटल में बने गार्डन में जाकर खड़ी हो गई और आसमान को देखते हुए बोली, क्या सच में ये सब मेरे कारण हुआ है? इतना कहकर वह चुप हो गई। तभी एक बार फिर बिजली कड़की और अचानक ही बारिश शुरू हो गई। कायरा को तो होश भी नहीं था कि वो पूरी तरह पानी में भीग चुकी है। वही सिंघानिया हाउस में सोना और रानी भी काफी ज्यादा परेशान थी। सोना रूम में इधर उधर टहलते हुए रानी से बोली, हमें परी की प्रेगनेंसी के बारे में सबको बता देना चाहिए था, हमें उसे यूं मिशन पर नहीं जाने देना चाहिए था। रानी रोते हुए बोली, अब क्या करें, परी मिल तो जाएगी ना? और राज जी, अगर वह मुझसे नाराज हो गए तो कि मैंने उन्हें सब क्यों नहीं बताया? सोना उसके बाल सहलाते हुए बोली, चुप हो जाओ, क्या होने वाला है इस बारे में किसी को भी नहीं पता था। और परी एक एजेंट है, उसको हर रोज किसी न किसी मिशन पर जाना होता है, इस तरह हम उसे रोक तो नहीं सकते थे ना? इतना कहकर सोना ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त सभी की जिंदगी में कोई ना कोई दुख था, या शायद दुखों का आगाज हुआ था। मानव भी एयरपोर्ट से वापस आने के बाद शांत हो गया था। उसने एक बार भी लिटिल अवनी से बात नहीं की। वो लिटिल अवनी की केयर जरूर करता था, उसकी हर एक जरूरतों का ध्यान रखता, लेकिन ना तो वो लिटिल अवनी से नजरें मिलाता था और ना ही बात करता था। मानव इस वक्त सिंघानिया हाउस के गार्डन में खड़ा था। वो पिछले 1 घंटे से ऐसे ही बारिश में भीग रहा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। वो गुस्से से थी या रोने के कारण, यह तो वही जाने। मानव से कुछ दूरी पर ही आरव, वीर और जिम्मी खड़े थे। वो भी बारिश में भीग रहे थे। उन्होंने मानव को समझाया कि वो अंदर जाए, पर मानव वहां से हिल तक नहीं रहा था, इसलिए वह सब भी बारिश में खड़े हो गए। मानव बेहद ही सर्द आवाज में आसमान की तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा था ना बेबी, तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, और तुम्हारी सजा यही है कि तुम मुझे तकलीफ में देखो। इतना कहने के बाद उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। मानव ने अपना सर घुमाकर रूम की तरफ देखा, जहां पर खिड़की से लिटिल अवनी उसे ही देखकर रो रही थी। मानव ने पहले ही रूम का डोर लॉक कर दिया था ताकि लिटिल अवनी बाहर ना पाए। लिटिल अवनी मानव से बोली, हब्बी प्लीज अंदर आ जाइए, पक्का प्रॉमिस, अब मैं जो भी करूंगी आपको बताकर करूंगी, कभी भी अपनी जान को खतरे में नहीं डालूंगी। मानव उसे देखते हुए बोला, ना 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 बेबी रो नहीं, तुम्हारे ये आंसू बेहद कीमती है,
इन्हें ऐसे बर्बाद मत करो। फिर मानव सख्त आवाज में बोला, मैंने हमेशा आपकी गलतियों को नजरअंदाज किया है, हमेशा सॉफ्ट हार्टेड बनने की कोशिश की है, पर इसके बदले मुझे क्या मिला? आपने अपनी जान खतरे में डाल दी और मुझे बिना बताए मुझे छोड़कर जा रही थी। लिटिल अवनी सिसकते हुए बोली, हब्बी प्लीज आप मुझे डांट लो, पनिशमेंट दे दो, पर आप बारिश में इस तरह मत खड़े रहो। मानव ने आगे कुछ नहीं कहा, वह बस एक टक लिटिल अवनी को ही घूर रहा था। वक्त के साथ साथ बारिश और भी ज्यादा तेज हो रही थी, पर मानव अपनी जगह से तस से मस नहीं हुआ। मानव ने ठान लिया था कि वह यहाँ से तब तक नहीं हिलेगा जब तक लिटिल अवनी को यह एहसास नहीं हो जाता कि उसने जो किया है वो गलत है। मानव उसे बताना चाहता था कि अगर वह दोबारा कभी भी उसे छोड़कर गई या अपनी जान को खतरे में डाला तो वो ऐसे ही खुद को सजा देगा। धीरे धीरे रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह भी बारिश काफी तेज हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश का रुकने का कोई इरादा ही ना हो। मानव अभी भी अपनी जगह पर एक पुतले की तरह खड़ा था। मानव ने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का पेंट पहना हुआ था। कपड़े गीले होने के कारण उसकी बॉडी से चिपक गए थे, बाल बिखरे हुए थे। मानव इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वही आरव, वीर और जिम्मी भी कल रात से ही मानव से कुछ दूरी पर खड़े बारिश में भीग रहे थे। आखिर वो तीनों मानव के लॉयल लोगों में से एक थे। वह कभी भी मानव को अकेला नहीं छोड़ते थे। वही हॉस्पिटल में डॉक्टर ने अभी का चेकअप किया और वार्ड से बाहर निकलकर सभी की तरफ देखने लगे। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, आई एम सॉरी लेकिन पेशेंट कोमा में जा चुका है। यह सुनते ही राज तुरंत वर्ल्ड के अंदर गया और अभी का हाथ पकड़ते हुए बोला, अभी उठना, देखो डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम कोमा में जा चुके हो। मुझे पता है तुम सो रहे हो, देखो उठ जाओ, मुझे परेशान मत करो, उठो ना अभी प्लीज। इतना कहकर वह रोने लगा और पास में रखे कांच के गिलास को तोड़कर एक नुकीले कांच को उठाकर अपने कलाई पर रखते हुए बोला, देखो अगर तुम नहीं उठे तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा। तुमने कहा था मैं तुम्हारा सबसे अच्छा भाई हूं, तुम सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हो तो उठाओ ना प्लीज। अगर तुम नहीं उठे तो मैं भी खुद को नुकसान पहुंचाकर कोमा में चला जाऊंगा और कभी नहीं उठूंगा। राज बस बोले जा रहा था पर अभी बेजान सा बेड पर पड़ा था। यह देख राज ने कांच अपने कलाई में चुभो दी और अगले ही पल उसके हाथ से खून बहने लगा। तभी नीरज जी वार्ड के अंदर आए। उन्होंने देखा राज के हाथ से खून बह रहा है। वह घबरा गए। उन्होंने राज के हाथ से कांच छुराकर फेंक दिया और एक जोरदार तमाचा उसे जड़ दिया। कुछ वक्त तक वर्ल्ड में सन्नाटा छा गया। थप्पड़ की आवाज सुनकर सभी बोर्ड के अंदर आ गए। नीरज जी चिल्लाकर बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या कर रहे हो तुम? राज ने दूसरा कांच उठाया और अपने गले पर रखते हुए बोला, नहीं डैड, मुझे भी अभी के पास जाना है। हमने वादा किया था कि जैसे हम एक साथ इस दुनिया में आए हैं वैसे ही एक साथ जाएंगे। अगर वह कोमा में है तो मुझे भी कोमा में जाना है। वो अपने गले में कांच चुभो पाता उससे पहले ही किसी ने एक और थप्पड़ उसे जड़ दिया। वही लिटिल अवनी रोते रोते खिड़की के पास ही सो गई थी। सुबह के 9 बजे मानव रूम में दाखिल हुआ और लिटिल अवनी को गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। किसी का स्पर्श महसूस कर लिटिल अवनी की आंख खुल गई। वो मानव को देखते ही रोते हुए बोली, सॉरी हब्बी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, प्रॉमिस। मानव उससे कुछ नहीं बोला और वहां से जाने लगा। लिटिल अवनी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और अपने दोनों कान पकड़कर माफी मांगते हुए बोली, हब्बी आप कब तक बात नहीं करोगे? और कौन सा मैं उन बुरे अंकल के साथ जा रही थी? राज भाई मेरे साथ थे वहां पर, हम लोग वापस आ जाते। मानव ने अपनी लाला को से उसे देखा और दांत पीसते हुए बोला, अभी भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे यह सब बोल सको और दूर जाने की बात करो। वही मानव की बॉडी बेहद ठंडी थी क्योंकि वो रात भर बारिश में भीगा था, पर मानव ने इसे इग्नोर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे खुद की कोई परवाह ही न हो। मानव लिटिल अवनी के पास जाकर गुस्से में बोला, याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा और अगर तुम गई तो मैं खुद को उसी वक्त जान से मार डालूंगा। इतना कहकर मानव लिटिल अवनी को लेकर वॉशरूम में चला गया। धीरे धीरे वक्त बीता गया। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। 2 महीने बाद 2 बेहद ही हैंडसम लड़के जिन्होंने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, वो दोनों नदी के किनारे खड़े थे। दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसका ऑरा बहुत ही डरावना लग रहा था। पहला लड़का रूड वॉइस में बोला, मैं तुमसे बेहद नफरत करता हूँ, इतनी कि मैं तुम्हारा नाम तक सुनना पसंद नहीं करता। दूसरा लड़का आसमान की तरफ देखकर बेहद गुस्से से बोला, तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। अभी तक तुमने मेरा प्यार देखा है, पर अब तुम मेरा गुस्सा और नफरत देखोगी। कंटिन्यू।